ठीक है नितिश, जब तक वो आएंगे तब तक हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, है ना। तो चलो ठीक है। सुजाता, वेलकम सुजाता। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। तो दूसरे ज्वाइन करते रहेंगे तब तक हम लोग शुरू कर देते हैं, डिले नहीं करते हैं, है ना। देखिए, दरअसल आपकी ये क्लास जो है वो पुरेंदु सर की थी, लेकिन वो छुट्टी में है। तो उनकी जगह पे हम ले रहे हैं। इसके बाद वाला भी क्लास मेरा है, तो बीच में हम कुछ 10 मिनट का गैप दे देंगे आपको। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास भी हमारी कंटिन्यू होगी, है ना। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कराया था एड बजटिंग। क्या होता है एड बजटिंग? द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हेन प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी, दैट्स कॉल्ड द एड। तो उसको हम बजटिंग कहते हैं। लास्ट हमने कंसेप्ट इसको डिस्क्राइब किया था। आज हम बात करेंगे कि कितने तरीके से, हाउ आर डिफरेंट मेथड्स, हाउ मेनी डिफरेंट मेथड्स आर देयर ऑफ क्रिएटिंग एन एड। See, if it is a large organization, it is not much easier to decide the ad budget easily. तो कई उनको चीजें देखकर, कई फैक्टर्स को देखकर, कई बार सेल्स को, कई टर्नओवर को देखकर कंपनी के, कई बार अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, कई बार अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, कई बार कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजीज को देखते हुए, मतलब बजटिंग जो है कंपनी का, जो कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है, वो कई तरीके से, कई अलग मेथड से डिसाइड होती है। कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है कि हर साल एक कंपनी एक जो परसेंटेज, जो प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो अपने एड के अंदर वो इन्वेस्ट करती है, ये जरूरी नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हुए कोई कंपनी अपनी एड की स्ट्रेटेजी तैयार करती है, कब दिखाना है, कितना पैसा खर्च करना है, किन किन मीडियम में दिखाना है, वगैरह वगैरह। तो दैट्स कॉल्ड दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ एड बजटिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द कंपनी इन डिसाइडिंग देयर एक्चुअल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स देयर एडवर्टाइजिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच इंडिविजुअल एड बजट टेक्निक्स। पहला है इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होता है कि सिंपल सा एक मेथड है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कि जो लास्ट हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, लास्ट ईयर हमने जो एड में लगाया था पैसा, और जो हमारे जो उसमें अचीवमेंट लेवल थे, जो हमने अचीवमेंट के बारे में सोचा था कि सपोज फॉर एग्जांपल कि आई एम द कंपनी एंड आई हैव स्पेंट 10 lakhs ऑफ रुपीज इन एड लास्ट ईयर, एंड माय मोटिव वाज कि भाई 10 लाख खर्च करने के बाद मैं उससे 1 करोड़ रुपया का मुनाफा कमा लूंगा। तो अगर ये चीज आपका सच हो जाता है, आपने 10 लाख एक्सपेंस करने के बाद लास्ट जो आपकी टर्नओवर रेशियो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, या आपने जो टोटल अचीवमेंट लेवल को आप पार कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से इस साल आप डिसाइड कर लेते हैं कि चूंकि लास्ट ईयर का जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ वो इतना है परसेंटेज का, हमारा एड बजट इतना था, तो अगर इस साल हमारा इतना प्रॉफिट हुआ तो उसके हिसाब से इतना ज्यादा या इतना कम होना चाहिए। ज्यादा किस केसेस में होगा? ज्यादा तब होगा जब आप की कंपनी सरप्लस प्रॉफिट कमाती है, या जो उसका जो अटेनमेंट लेवल है वो उसको मिल जाता है। तो उस केस में उसके हिसाब से द कंपनी विल डिसाइड दैट हाउ मच शुड बी incurred, how much should be invest in ad designing.
So incremental budgeting is nothing. This is the ratio. This is the percentage of the amount which are completely depends upon your last year performance of sales and the cost incurred in advertising your company last year in the last financial years. तो उसके अंदर कितना ज्यादा बढ़ोतरी करनी है या उसके अंदर कितना ज्यादा हमें डिक्रीमेंट करनी है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके लास्ट टर्नओवर के परफॉर्मेंस पे। एक मिनट। Okay, so that's called the incremental budgeting. So coming to the next one, that is called activity-based budgeting. See, activity-based budgeting is nothing but your requirement. Depending upon your requirement, आप किस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, कौन सा नया इनोवेशन लेकर आने जा रहे हैं, अपने कस्टमर के अंदर क्या पॉलिसीज आपने चेंज किया है, क्या आपके डिस्काउंटिंग है, क्या ऑफरिंग है। तो ये एक मेथड है जिसमें आपकी एक्टिविटी के हिसाब से एड बजट डिसाइड करता है। आपने इंक्रीमेंटल की तरह ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आपने ऐड तो कर दिया, लेकिन बीच में अगर आपके कंपनीज के कुछ पॉलिसीज में चेंज हो जाते हैं या आप ऑल ऑफ सडन कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को देखते हुए कुछ नई ऑफरिंग लेकर आते हैं कस्टमर्स के लिए, तो उस केस में आपका वो पुराना वाला जो ऐड है वो काम नहीं आएगा। बिकॉज एक नया कंसेप्ट है, एक नई पॉलिसी कंपनी ने लाया है, तो उसके हिसाब से अब हमें उसको कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेट करना है तो जो पुराना है मेथड वो हमारा काम नहीं आएगा। उस केस में हमें क्या करना होगा, फिर से एक नया एड डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक्टिविटी क्या है, नया एक नया इनोवेशन हमने लॉन्च किया है, एक नए कंसेप्ट के साथ हम मार्केट में आ रहे हैं। इसीलिए हम उसको नए तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, जो कि हमारे जो चेंजेस हैं उस कस्टमर तक को पहुंचाएंगे। तो उसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। Activity based budgeting is a top down budgeting approach that determines the amount of inputs required to support the target or output set by the company. So it's all about your dynamic process, how the company changes their product innovations, their design, their method of working, or the policy. So whenever a new terms come up with the company's existence, then the company has to decide the new communications to be broadcasted. And that is called the activity-based budgeting. Okay. The third one is a value proposition budgeting. वैल्यू प्रपोजिशन बजटिंग का मतलब होता है कि जिसमें आप अपने एडवर्टीजमेंट के एक एक छोटे जो आपके इंटेंशंस हैं उसको आप फाइंड आउट करते हैं। कि हम यूजुअली बजट को डिसाइड करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि बजटिंग जो एड बनाना या उसको कम्युनिकेट करना एक कंपनी का मेन एम होता है, वो तो होता है, दैट्स ओके। बट हम ऐसा नहीं कि हमने अगर सोच लिया कि लास्ट ईयर हमने टोटल प्रॉफिट का 10% अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो इस साल भी वही करेंगे, या एक हमारे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, ऐड की कॉस्ट किस तरह से डिसाइड करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपका मैटर करता है। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आपके कस्टमर बेस को, किस पर्टिकुलर मार्केट के लिए या कस्टमर सेगमेंट के लिए हम प्रोडक्ट को जो है मार्केट में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हमारी जो अटेनमेंट लेवल क्या है, हमारा जो इनोवेशन क्या है, क्या हमारा एक जो ओल्डर जो टेक्निक है उसको ही हमें कम्युनिकेट करना है या फिर नए सिरे से करना है, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट का इनोवेशन है ये सबके लिए एप्लीकेबल है या कुछ पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट के लिए है। क्या हमारा जो ऐड है सिर्फ लोकल कस्टमर को टारगेट करता है, क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी हो सकता है कि लोकल बेस है और हमारी जो जो मार्केट कवरेज है वो सिर्फ लोकल एरिया के लिए होगा, या हमारे कंपनी क्या एक ब्रॉडर लेवल का कंपनी है, पूरे कंट्री में या ओवरसीज हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एक एक चीजों को देखते हुए अपने ऐड का कंसेप्ट डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि इफ आई एम द कंपनी एंड लोकेटिंग at Varanasi region and my customer base, the market base is only the Varanasi city, और मैं उसको बड़े लेवल पे यानी कि टीवी के ऊपर जाके एडवर्टीजमेंट अपना करना शुरू कर दूं, तो हमारे लिए वो एक्सपेंसेस होगा जिसका हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जिसकी वजह से। तो हम अपने एम्स को देखते हुए, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए एड कंटेंट तैयार करते हैं। हमारी जरूरत क्या है, अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो इस पैसे हमें क्या फायदा मिलेगा, अगर हम टीवी पे ऐड करेंगे तो टीवी के अंदर हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा,
अगर हम न्यूज़पेपर के अंदर ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आप अल्टीमेटली अपने ऐड का कंटेंट और उसका एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं। एक कोई ट्रेडिशन नहीं है, एक कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, मार्केट एक एक डायनामिक प्रोसेस होता ही है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा एक फिक्स पैटर्न है उसी पैटर्न को हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फॉलो करते रहें और इस तरीके से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हम कंपनी के ऊपर लगाएं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर कस्टमर्स, योर इनोवेशंस, योर मार्केट रिचनेस and other important factors that must be taken in consideration while you talk about the ad expenses. तो वैल्यू हम अपने टोटल जो स्पेंड है, जो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू को रिकग्नाइज करते हैं यहाँ पर। हम बिना किसी पर्पस के या बिना किसी जो एम के कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करती। हमारी जरूरत क्या है, हम कितना खर्चा करें, हमारा जो है अटेनमेंट लेवल क्या है, बहुत सारी चीजों को देखते हुए अल्टीमेटली वी डिसाइड अ बजट टू द एड। अननेसेसरली हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने वैल्यू प्रपोजिशंस को कंसिडर करते हैं, हमारी जरूरत क्या है और हमारी जो मुनाफा क्या है। इन सारी चीजों को देखते हुए अल्टीमेटली हम अपने एड बजट को डिसाइड करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वैल्यू प्रपोजिशन बजटिंग। सी जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है कि स्टार्ट्स विद द assumption दैट ऑल डिपार्टमेंट बजट्स आर जीरो एंड मस्ट बी rebuilt from scratches. Zero based budgeting is very tight, aiming to avoid any and all expenditure that are not considered absolutely essentials to the company's successful operations. कहने का मतलब है हर कंपनी को, हर एंटरप्राइज को जरूरी नहीं है कि अपने ब्रांड को रिकग्नाइज करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़े। वो मार्केट में ऑलरेडी इतना एग्जिस्टेबल है, वो इतना ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि बिना एड के ही प्रोडक्ट उसके बिक रही है। तो जरूरी नहीं है कि वो ऐड करेगा या अपने कम्युनिकेशंस लेवल को मार्केट में पहुंचाएगा। अब मार्केट में देखिएगा ऐसे कई छोटे बड़े स्टोर्स होते हैं, दुकान होते हैं, तो उनको कोई ब्रॉड, जैसे एक एक सिंपल से एग्जांपल है, आपने देखा होगा यहाँ पर सुंदरपुर में जो बंगाल स्वीट हाउस है। आपको लगता है कि वो उसको कभी अपने जो स्वीट हाउस की, स्वीट की शॉप की जो है एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत होता है या कभी उसने किया है क्या? जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरे वाराणसी सिटी के अंदर वो इतना रिकग्नाइजेबल है कि उसको कभी एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ी ही नहीं। और उसका चूंकि मार्केट रिचनेस वाराणसी सिटी है, तो उसको बहुत ज्यादा टारगेट उसके पास नहीं है कि हम अपने बंगाल स्वीट्स के जो स्वीट्स हैं उनको पूरे इंडिया लेवल पे या पूरे यूपी लेवल पे हम बेचें। वो काफी खुश है अपने लोकल एग्जिस्टेंस की वजह से, माउथ पब्लिसिटी से उसकी सेलिंग होती है, वो इतना ज्यादा रिकग्नाइजेबल है अपने बेटर क्वालिटी एंड लेसर प्राइस के लिए कि कस्टमर्स की भीड़ हर समय लगी रहती है, तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है कि द कंपनी डू नॉट रिक्वायर्स टू एडवर्टाइज देयर सेल्फ बिकॉज ऑफ द गुड ब्रांडिंग एंड गुड रिकग्निशंस। तो उस केस में वो ऐड नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कुछ चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर वही बंगाल स्वीट्स के हाउस के बगल में, हालांकि बगल में है भी लेकिन वो उतना ज्यादा रिकग्नाइजेबल नहीं है, आसपास कोई एक ऐसी शॉप आ जाए जो उसके टक्कर का हो और उससे कम प्राइस में बेटर क्वालिटी देना शुरू कर दे, तो उस केस में क्या होगा कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो डाउन हो जाएगी और इस केस में अपने जो रिकग्निशंस को होल्ड करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा कि चूंकि वो हमारा कंपटीटर इस प्राइस में दे रहा है तो मैं उससे भी कम प्राइस में यह फैसिलिटी आपको दे रहा हूँ। कुछ ना कुछ जो है अपनी स्टैंडिंग उससे अलग करनी पड़ेगी उसको, तभी वो मार्केट में टिक पाएगा, अदरवाइज वो डिक्लाइन कर जाएगा। Zero based budgeting is the budgeting process which are taken care by the company only to deal with the special circumstances if it is needed. If it is not, then जरूरी नहीं है कि हम एडवर्टीजमेंट करें। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने ऐड को बनाते हैं या कम्युनिकेशन लेवल को चुनते हैं। अगर आपकी ब्रांड रिकग्नाइजेबल है तो उस केस में बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है ऐड को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। So that's called the zero-based budgeting. Zero budgeting is best suited for addressing
discretionary cost rather than essential operating cost. However, it can be an extremely time consuming approach. So many companies only use the approach occasionally. Occasionally means what? When it is actually needed. आपकी ब्रांड बहुत रिकग्नाइजेबल ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में हम ले तो टेलीकॉम के अंदर आज से 3-4 साल पहले जब जियो का अराइवल नहीं हुआ था, तो उनके जो एग्जिस्टिंग प्लान थे, सो कॉल्ड महंगे प्लान, वो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहे थे। एयरटेल को, वोडाफोन को, किसी को एफर्ट बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी, मार्केट में कंपटीशन लगभग लगभग बराबर था, या उनके प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं था। अब अचानक से जैसे जियो का अराइवल हुआ, उसने सस्ते प्लान बेचना शुरू किया, और इस तरीके से अब एयरटेल और दूसरे टेलीकॉम कंपनी को अपनी रीडिफाइन करनी पड़ी अपनी ऐड की। क्यों? क्योंकि जियो का प्लान ज्यादा अट्रैक्टिव था, ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग था, और ये कहीं ना कहीं जो एयरटेल या दूसरे टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनके जो मार्केट बेस को डाउन कर रहा था। तो अगर कंपनी उस समय ये सोचती है एयरटेल की भाई हम तो आई एम द मार्केट लीडर इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, व्हाई आई आई नीड टू गो थ्रू द अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स, मुझे क्या जरूरत है कंपनी के साथ एक बेहतर एक पोजीशनिंग बनाने की, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं। तो अगर ऐसा अगर एयरटेल सोचती तो शायद अब तक डिक्लाइन कर चुकी होती। तो जैसे जियो के अराइवल हुआ, उसके हिसाब से फिर रिडिफाइन करने पड़े सारे टेलीकॉम कंपनीज को, अपने जो टेलीकॉम सर्विसेज है उनके जो प्लान्स है उनको रिडिफाइन रीडिजाइन करना पड़ा, और उसके कम्युनिकेशंस को बार बार वो फिर ब्रॉडकास्ट उन्होंने किया। तब वो एक एसेंशियलिटी नहीं थी, 2016 के पहले ये चीज एसेंशियल नहीं था कि हर साल अपने प्लान को लेकर या इससे रिलेटेड लेकर हम ज्यादा ऐड करें बाहर मार्केट में, या बार बार कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, जरूरी नहीं था। लेकिन अचानक से इस तरीके की जब चेंजेस आए मार्केट में, एक डायनामिक प्रोसेस अप्लाई हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी को जरूरत पड़ा अपने आप को रिडिफाइन करने की, और तब जाके उन्होंने ऐड अपने अपना किया मार्केट के अंदर। So their zero-based budgeting is the concept where the company only advertise their selves when it is needed at a particular circumstances. It's a optional advertisement techniques that may happen and they may not, because of that depends upon the conditions, the market conditions, and the other factors, internal or the external factors of the company. Okay, so the next one is the unit cell method. यूनिट ऑफ सेल मेथड का मतलब होता है कि हर क्वांटिटी आपकी जब आपकी बिकती है कंपनी की, तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको ऐड करने की जरूरत है। आपने एक बार कॉमन ऐड तो कर दिया, लेकिन अब आपको क्या है जरूरी कि हर क्वांटिटी को बेचने के लिए, प्रोडक्ट के हर यूनिट को बेचने के लिए आपको ऐड करने की जरूरत है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझाएं। जैसे आप ई कॉमर्स कंपनी के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया। आप देखते हैं कि जब एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी सिंगल यूनिट मार्क के चलिए कि अवेलेबल है, और उसको आपने ऑप्ट कर लिया, उसके बाद उसकी क्राइसिस हो गई या खत्म हो गया, जो सेलर है उसके साथ वो अब अवेलेबल नहीं है, तो क्या उस यूनिट प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो ये ई कॉमर्स कंपनी है उस प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर देती है? आपने फॉर एग्जांपल एक शूज खरीदा, एडिडास का, रिबॉक का, किसी का, और जब आपने ऑप्ट किया था उस शूज को खरीदने के लिए, तब वो दिखा रही थी कि एक सिंगल क्वांटिटी इसकी अवेलेबल है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, शॉर्ट अप हो जाएगा। आपने उसको खरीद लिया, तो खरीदने के बाद कभी आपने देखा कि क्या उसकी जो जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो दोबारा वहां पे अपीयर हो रही है या नहीं हो रही है? वो कुछ मोमेंट के लिए वहां पे ये कह देगी कि प्रोडक्ट इज अनअवेलेबल टेम्परेली, लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचना ही बंद कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वो क्या करता है, फिर से जैसे प्रोडक्ट सेलर के साथ अवेलेबल हो जाएगा, उसकी वो फिर से एडवर्टीजमेंट वो डाल देगा वहां पर कि भाई द प्रोडक्ट इज नाउ अवेलेबल एंड इसकी इतनी क्वांटिटी जो क्वालिटी है अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हैं इस प्राइस में। तो वो क्या कर रही है कंपनी, प्रोडक्ट के हर यूनिट को, ई कॉमर्स कंपनी हर प्रोडक्ट की यूनिट को बेचने के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट पोस्ट करती है। एक बार प्रोडक्ट बिक गया मतलब वो खत्म हो गया। अब अगर वापस उस प्रोडक्ट को हमें दोबारा मार्केट में बेचना है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की अलग तरीके से हम मार्केट में पोजीशनिंग करेंगे।
और फिर से इसकी इंफॉर्मेशन या कंटेंट उस वेबसाइट में, जो ई कॉमर्स वेबसाइट की कंपनी में डालेंगे कि दिस प्रोडक्ट इज नाउ अवेलेबल, या उसकी जो एक नया कुछ उसके साथ ऑफरिंग आ गई। हो सकता है कि पहली बार में आपको वो 10% के डिस्काउंट में बेचा हो, दूसरी बार में कंपनी ने कह दिया 20% के डिस्काउंट में वही प्रोडक्ट दे रहे हैं, वही क्वांटिटी दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि वो ई कॉमर्स कंपनी हर यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर अपना अलग अलग यूनिक एडवर्टीजमेंट डालती है और उसको मार्केट में बेचती है। So that's called the unit selling method of advertising. It depends. The advertising or the communication depends upon how many units is being sold out or has been sold out in the market, and depending upon that, the company decides the next product appearance in the platform of selling. So that's called the unit selling method of advertisement. Okay, the next one is the historical method of advertisement. हिस्टोरिकल क्या होता है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इन दिस मेथड लास्ट ईयर एडवर्टाइजिंग बजट इज adopted for the year with a view that practically no changes has been taken place in the market and market growth is slow, which does not justify any addition to the budget. Historical means what? The last cost incurred in the advertisements लास्ट ईयर में, यानी कि 19-20 के अंदर जो आपने एड के अंदर पैसा लगाया था उसका आपका रिटर्न क्या है, आप कितना उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, या मार्केट अभी भी आपका उसी तरीके से है जो आपका पिछले साल का था, या उसके अंदर बहुत जो आपका जो अचीवमेंट लेवल था वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ। तो क्या इस साल हमें वापस अपने जो एड कॉस्ट को है उसको बढ़ाने की जरूरत है, या उसी परसेंटेज में हम इसमें लगाएंगे जितना लास्ट ईयर किया था, या अगर बिल्कुल हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो क्या मैं इस साल कैपेबल हूं कि फिर उतना पैसा हम उस एड के अंदर लगा सके मार्केट में, ताकि हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आप अपने पास डेटा लास्ट ईयर या उससे प्रीवियस डेटा को देखते हुए अपने ऐड के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया करते हैं। लास्ट ईयर डजंट मीन ओनली दी जस्ट द ईयर बिफोर द एग्जिस्टिंग ईयर। 90, अगर ये 2021 है तो 90-20 जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, उससे पहले भी 4 साल 5 साल के पहले का डाटा हम एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगे, और एक कहीं ना कहीं एक अपनी जो सेल्स पैटर्न है उसकी एवरेज देखेंगे कि 2016-17 में कितना पैसा लगा था उसके हिसाब से कितना मुझे मिला, 17-18 में कितना हमने लगाया था उसके हिसाब से कितना रिटर्न मिला, 18-19 में क्या मिला। तो 4-5 साल के जो आपके परफॉर्मेंस एनालिसिस को देखते हुए अल्टीमेटली आप अपने एड के बजट को डिसाइड करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड द हिस्टोरिकल मेथड्स। एक फिक्स पैटर्न जो हमने डिसाइड किया है वो चलता नहीं रहेगा, बल्कि हमारा एड कॉस्ट किन बातों पे डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली हमने कितना ज्यादा कॉस्ट पहले लगाया था और उसकी रिटर्निंग कितनी मिली, और उसकी एनालिसिस करते हुए अल्टीमेटली वी डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन द एडवर्टीजमेंट। Okay, the next one is a competitive parity method. Comparative means what? We make a comparative analysis. Competitive analysis means what your competitors are doing, what are their communication in the market, what kind of innovations or specific offering are there with your competitors, and they are coming up with their lucrative advertisement. तो यहाँ पर आपका ना तो प्रीवियस लास्ट ईयर का डाटा यहाँ पे काम आया, ना आपकी कंपनी की जो है अपनी जरूरतों के को देखते हुए आपने कुछ इनिशिएट किया, बल्कि आपने जो अपनी एड स्ट्रेटेजी किसके हिसाब से तैयार किया, एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी है, जो कॉम्पिटिटर्स की एड्स है उसको देखते हुए अपने आप को चेंज किया। आपकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मार्केट में ऑल ऑफ सडन मार्केट के अंदर एक कंपटीटर आया या कई कंपटीटर आया जो आपसे बेहतर इनोवेटिव प्रोडक्ट कम प्राइस में बेच रहा है या स्पेसिफिक डिस्काउंट दे रहा है। अब आप उसी इंडस्ट्री में हैं, अगर अब आपकी कुछ अपनी इनिशिएटिव नहीं होगी तो उसके इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको लॉस होगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कॉप अप विद द मार्केट। सो दैट इज वाई So that is why it is much needed to take care the competitor strategies. You have to focus upon only the ads that are being circulated by your competitors. So what kind of innovations they are using?
So that must be followed by your company. एक एक सीजनल सेल है, सीजनल सेल के अंदर हर ई कॉमर्स कंपनी अपना कुछ ना कुछ एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आ रही है प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए। कोई कह रहा है कि हम 50% दे रहे हैं, कोई कहता है 60% दे रहे हैं, कोई कहता है इतना दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर एक कंपनी लाइक Amazon इज डूइंग दी दिस काइंड ऑफ ad campaigning to the customers, this is the responsibility of the other giant e-commerce giants like the Flipkart and Snapdeal, that कि हम भी उसके हिसाब से Amazon के हिसाब से कुछ इनोवेशन लेकर आए और अपना कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाए। तो आपकी एड जो है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रही है कॉम्पिटिटर्स के एड के ऊपर। एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है, और हमने पढ़ा होगा बिजनेस इन्वायरमेंट में कि इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर हमारी पकड़ तो होती है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हम मजबूर हो जाते हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी आपसे ज्यादा बेहतर है तो ऑब्वियसली मार्केट में उसकी ज्यादा अच्छी पकड़ होगी। अब आपको अगर बीट करना है अपने कॉम्पिटिटर्स को, तो या तो उसके बराबर लेवल का या उससे कहीं ज्यादा इनहेंस स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो यही होता है जब एडवर्टीजमेंट आता है कि एक कंपनी कुछ कह रही है कि हम फलाना मॉडल या फलाना प्राइस के साथ आ रहे हैं, तो दूसरा जो उसके कॉम्पिटिटर्स है या तो उससे बेहतर या एनहांस प्रोडक्ट या प्राइसिंग कस्टमर्स को ऑफर कराता है। वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आपने एड के जरिए लोगों को बताएंगे। तो competitive parity method is nothing but the ad budgeting methods where the cost of advertisement is completely rely upon the competitors' ad strategies, and it does not depends upon the company's internal ad policies. उनकी जरूरत क्या है, उनका खर्चा क्या है। सीधी बात है, मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है तो कॉम्पिटिटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा किया तो यस यू आर सस्टेनेबल, इफ यू आर नॉट एबल टू डू सो यू विल बी डिक्लाइंड। सो दैट्स कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड ऑफ एड बजटिंग। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो मेथड है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि क्या पैसा लगाया, क्या मुनाफा मिला। अगर जो हमारी एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाती है तो हम अगले साल पैसा लगाएंगे। अगर नहीं हो पाती है तो उस केस में या तो हम कम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। हम बाकी की स्ट्रेटेजीज पे या दूसरी कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेटेजी पे कहीं भी कुछ ध्यान नहीं देते हैं। दी नेक्स्ट एड द कम्युनिकेशन इज completely depend upon the return on investment, how much you have invested in the last communication procedures and how much return you are getting from your operations. So it decides your next budget of your ad. लास्ट ईयर हमने 1 करोड़ रुपए लगा तो दिया, लेकिन इस साल मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। तो क्या मैं वापस वो 1 करोड़ रुपए इस साल लगाऊंगा? क्या अपने घर से मैं पैसे लगाऊंगा लॉस में? नहीं। सो द एड इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर रिटर्न, the last return on your investments. If the company is getting profit from their market operations, obviously the certain percentage will be invested in the ad. If it is not, then the company will not be able to pay the funds for their advertisement process. So that's called the return on investment method of ad. Okay, so this is all about the different ad budgeting method. So any questions related with these considerations, methods of ad budgeting? Any questions, query? No, sir. एड बजट आपको सबको समझ में आया? कितने, 3 लोग ही हैं, 4 लोग हैं? Ad budgeting techniques, you all are well familiar with, I think. अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। मेथड्स ऑफ एड बजटिंग। No, sir. Understood. अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू। लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि
नेक्स्ट क्लास हमारी कंटिन्यू होगी, जो कि मेरी अपनी ओरिजिनल क्लास है, ये आपकी पात्रा सर की क्लास थी। तो वी विल कंटिन्यू आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। ओके, अभी 55 हो रहा है। विल ट्राई टू रिज्यूम एट 1:15 तो हमारी ओरिजिनल क्लास है। आई थिंक वी हैव सफिशिएंट टाइम टू गेट रिज्यूम्ड इन द ओरिजिनल टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर Yes, sir. ज्वाइनिंग क्लास। Thank you, sir.